हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट रैकेट की कंडक्ट रूल्स पर बेस्ड सीरीज का पार्ट 3। इस सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर रूल नंबर 1 to 17 हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इस पार्ट के अंदर हम लोग रूल नंबर 18 कवर करेंगे। और मैं फिर से बता दूं, इन रूल्स को हम बेयर रूल से पढ़ रहे हैं, तो ताकि आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये है रूल नंबर 18 और 18A जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड अगेन ये दोनों रूल्स पढ़ने के बाद वी विल टेस्ट यू विद सम MCQs। अब रूल नंबर 18 कहता क्या है? मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। सबसे पहला इसका सब रूल क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट की जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, जब उसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है सर्विस में, तो उसको कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, और वो चीजें हैं ये। ठीक है, पहली चीज ये कि अगर उसके नाम पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो बताना है उसको, चाहे उसके नाम पे है चाहे उसके फैमिली मेंबर्स के नाम पर है। इनहेरिटेड बाय हिम, ओन्ड बाय हिम, एक्वायर्ड बाय हिम और हेल्ड बाय हिम, तो ये हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह उसके पास कितने हैं? कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट यानी एफडी वगैरह, जो भी उसने इनहेरिट की है या फिर ओन किया है या एक्वायर किया है, यानी जो उसे विरासत में मिली है या फिर उसने ओन किया है या फिर एक्वायर किया है, कमाई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फ्लैट, जमीन, कुछ भी हो गया, शेयर्स वगैरह हो गए। फिर उसको बताना है मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई स्कूटी, बाइक या फिर गाड़ी वगैरह, इनहेरिटेड बाय हिम या फिर उनने खरीदी हो या फिर एक्वायर की हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी बचा उसका डेट, अगर कोई डेट है या फिर उसकी कोई और लाइबिलिटी है, कोई लोन चल रहा है या वट एवर, एनीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बेसिकली जितनी वेल्थ उसके पास है एक तरह से, वो सारी डिस्क्लोज करनी होती है फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे। अब कुछ दो तीन नोट है। पहला नोट कहता है कि ग्रुप डी सर्वेंट्स पर ये जो रूल है, रूल 1 की फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे आपको सारा अपना डिस्क्लोज करना है, सारी प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो ग्रुप डी एम्प्लॉयज पर नहीं लगती है। नोट नंबर 2, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो आइटम्स 10,000 से कम के हैं, उन सबको ऐड करके एक लमसम में लिखा जा सकता है। और जो आर्टिकल्स है डेली यूज के, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, क्रॉकरी, बुक्स वगैरह, ये सब डिस्क्लोज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत ही मिनिमल वैल्यू के होते हैं, तो इसलिए ये सब डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नोट नंबर 3। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी किसी सर्विस से बिलोंग करता है और उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट किसी दूसरी सर्विस पर हो जाता है, ठीक है, एक जगह से रिजाइन करके वो दूसरी जगह पे जा रहा है, तो जब वो दूसरी जगह पे जा रहा है अपॉइंटेड टू एनी अदर सिविल सर्विस और पोस्ट, तब उसको दोबारा से फ्रेश रिटर्न देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाएगा तो उसकी जो सारी की सारी सर्विस बुक के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब भी ट्रांसफर होती हैं, तो इसलिए उसको फ्रेश रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये रूल की बात कर रहे हैं, 18 के सब रूल 1 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डिस्क्लोज करना है अपनी सारी प्रॉपर्टी को, disclose all the property। इसके सब रूल्स भी याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला रूल जो है वो सब रूल के साथ भी ऑप्शंस में आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अब इसी रूल का पॉइंट नंबर 2, ये 18(2) नहीं है, ये 18th रूल का फर्स्ट सब रूल का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, 18(2) जो है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। एनीवे anyway, ये पॉइंट ये कहता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी जो एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है। एनुअल रिटर्न मीन्स एवरी ईयर भरनी है, जिसके अंदर उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिटर्न भरनी होती है, कि एवरी ईयर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एनुअल रिटर्न भरनी है ग्रुप ए और ग्रुप बी एम्प्लॉयज को। देखो, हम क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये एनुअल रिटर्न किसको भरनी होती है, तो ओनली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ये इसके अंदर से पहली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुई। सेकेंड इंफॉर्मेशन, ये जो रिटर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये एनुअली भरनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एनुअल। और तीसरी क्या, इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी भरनी है एनुअली, तो नो, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट मूवेबल, इमूवेबल ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं 18 के सब रूल 2 पे। 18(2) ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
देखो, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सर्विस में आया, तो उसने अपनी सारी जो भी प्रॉपर्टी थी वो डिस्क्लोज कर दी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी उसने डिस्क्लोज कर दी। अब अगर इसके अंदर कुछ भी एडिशन होता है, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इसके अंदर एडिशन होगा, तो वो प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ही होगा। अब यहाँ पर नॉलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सैंक्शन की बात नहीं कर रहे। नॉलेज मीन्स इंटीमेशन, और अगर सैंक्शन लिखा होता तो सैंक्शन मीन्स परमिशन। ठीक है, तो ये इंटीमेशन का रूल है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायर करना चाह रहा है या फिर डिस्पोज करना चाह रहा है, बोथ एक्वायर और डिस्पोज, तो उसके लिए प्रायर इंटीमेशन देना होगा। तो दिस इज प्रायर इंटीमेशन, प्रीवियस नॉलेज इज प्रायर इंटीमेशन, चाहे वो अपने नाम पे करे, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर के नाम पे करे। ठीक है, इसी रूल का एक पोर्शन है जहां पर कि लिखा है प्रीवियस सैंक्शन। ये तो हुआ इंटीमेशन, यानी कि अगर अपने नाम पे, अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे वो कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर या फिर डिस्पोज कर रहा है, देन प्रायर इंटीमेशन। लेकिन अगर वो किसी ऐसे पर्सन से प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है जिसके साथ उसकी ऑफिशियल डीलिंग्स है, इन दैट केस परमिशन चाहिए होगी। तो प्रीवियस प्रायर परमिशन, ऑफिशियल डीलिंग है तो प्रायर परमिशन, और नॉर्मली एडिशन कर रहा है अपने नाम पे, अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे, तब इंटीमेशन। इस प्रिंट आउट को जरूर लेकर बैठना और साथ साथ जरूर नोट करना कि कहाँ पर इंटीमेशन है और कहाँ पर परमिशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 18 का सब रूल 3। 18 के 1 में तो डिस्क्लोजर है, 18(2) में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे याद रख लेना कि भाई पहले इमूवेबल ज्यादा जरूरी है डिस्क्लोज करना, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी तो सस्ती आ जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट, प्लॉट, या फिर ऐसी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर पूरा, ठीक है, होम, एनीथिंग। तो ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये महंगी आती है तो इसलिए पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो इसलिए पहले ये आता है और उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है, सॉरी उसके बाद आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा खर्च करने पर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी बेसिक पे अगर 50,000 है, तो 2 मंथ बेसिक पे यानी कि 1 लाख से ज्यादा की कोई चीज वो परचेज करता है, विच काउंट्स एज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको इंटीमेट करना है। ही शैल रिपोर्ट द सेम। ठीक है, अगेन दिस इज द केस ऑफ इंटीमेशन। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को उसको इंटीमेट करना है। अभी आगे पढ़ेंगे हम, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की भी इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटीमेशन कब तक देना है, विद इन 1 मंथ। हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर पहली इंफॉर्मेशन ये है कि 18(3) रूल जो है, इट इज रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड काम की इंफॉर्मेशन ये है कि 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है। तीसरी काम की चीज ये है कि अगर खरीद रहा है ज्यादा की प्रॉपर्टी, तो करना क्या है, तो भाई उसको इंटीमेट करना है। इंटीमेट कह लो या फिर उसको रिपोर्ट कह लो, रिपोर्ट करना है। और ये रिपोर्ट जो है वो कब तक करना है, डेट ऑफ परचेज से। ठीक है, डेट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, जब उसने वो ट्रांजेक्शन किया है 1 लाख रुपए का, तो उस डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो ये 4 चीजें काम की है। पांचवी चीज ये काम की है कि भाई इस गवर्नमेंट सर्वेंट की दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो इसके अंदर इंटीमेशन नहीं चलेगी, इसके अंदर प्रायर परमिशन चलेगी। तो इस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को लेनी होगी प्रायर सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन यानी कि प्रीवियस परमिशन, if he wishes to involve in such transaction with the person having official dealing with him.
अब आ जाते सब रूल 4 पे। देखो सब रूल 1 के अंदर डिस्क्लोजर हो गया, सब रूल 2 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एडिशन भी उसने बता दिया, सब रूल 3 में उसने बता दिया कि भाई कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी एडिशन हुई है तो भी बता दिया। यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने इनिशियली बता दिया भाई मेरे पास इतनी संपत्ति है, फिर उसने बताया उसमें कुछ एडिशन हो गया, फिर उसने बताया कि कुछ एडिशन हो गया। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की पूरी जो भी वेल्थ है, जो भी उसने इकट्ठा किया है, वो सब गवर्नमेंट को नॉलेज होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए ये भी कर सकती है कि कभी भी सपोज उसने ये नहीं बताया हो, ठीक है, और गवर्नमेंट को लगे कि हो सकता है इसने कुछ छुपाया है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को बाय जनरल या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्ट कर सकती है कि भाई विद इन अ पीरियड, कि भाई इस पीरियड के अंदर अंदर आप हमें बताइए कंप्लीट स्टेटमेंट, कि भाई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला गया कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप हमें एक कंप्लीट स्टेटमेंट दीजिए जिसके अंदर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी, सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आपके पास है, आपने एक्वायर की है अपने बिहाफ पे या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर, ठीक है। ये सारी कंप्लीट स्टेटमेंट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कभी भी मांग सकती है। और इस स्टेटमेंट के अंदर अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो उससे ये भी मांग सकती है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है, उसकी फंडिंग का सोर्स क्या है, आपने वो किस तरीके से, किस सोर्स से एक्वायर किया है, ठीक। नेक्स्ट रूल, सब रूल नंबर 5। फिफ्थ सब रूल ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी ग्रुप सी या फिर किसी भी ग्रुप डी एम्प्लॉय को इन दोनों रूल्स से कवर होने से एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है। देखो जब हमने रूल 1 पढ़ा डिस्क्लोजर का, तो उसके अंदर पहले से ही ग्रुप डी एम्प्लॉयज जो है वो एग्जेम्प्टेड है कि उनको ये डिस्क्लोजर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सेकंड रूल के अंदर रिमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रायर इंटीमेशन देना होता है, और थर्ड रूल के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी का इंटीमेशन देना होता है विद इन 1 मंथ ऑफ एक्वायरिंग इट, ठीक है। तो अगर इससे एक्वायर करना है तो गवर्नमेंट, इससे एग्जेम्पशन चाहिए तो गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली बिलोंगिंग टू ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी को ही वो एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन होगा वो किसके कंकरेंस से होगा, वो कैबसेक के कंकरेंस से होगा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और है कि गवर्नमेंट इन रूल से तो एग्जेम्प्ट कर सकती है, इन 3 रूल से, लेकिन सब रूल 4 से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती। यानी गवर्नमेंट अगर चाहे और उसने बोला कि भाई ये ग्रुप सी एम्प्लॉइज, ग्रुप सी एम्प्लॉय है कोई, ए एम्प्लॉय है कोई है एंड इज अ ग्रुप सी एम्प्लॉय, और उसको बोला गया कि आप विद इन 2 मंथ्स अपना पूरा का पूरा स्टेटमेंट बताइए, आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी भी आपके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह सब है, तो ये चाहे एग्जामेशन लेना तो फिर ये एग्जामेशन नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जामेशन का रूल ही नहीं है, फाइन। तो यानी जब पूछा जाएगा ये तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन सब रूल 1, 2 और 3 के अंदर एग्जामेशन मिल सकता है, लेकिन वो भी किनको मिलेगा, सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज को। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्लियर है कि वो फ्लैट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, घर हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ज्वेलरी इंक्लूड होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, एनुअल प्रीमिया। अगेन देखो 2 मंथ बेसिक पे, यहाँ पे 2 मंथ बेसिक पे का क्राइटेरिया है। अगर एनुअल प्रीमियम किसी की बेसिक पे 50,000 रुपए है और एनुअल प्रीमियम जो है वो 1 लाख का है, तो उसको वो बताना है। देन शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर्स, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। जितने भी लोन है, चाहे सिक्योर्ड लोन है चाहे नहीं है, मोटरसाइकिल, मोटर कार, हॉर्सेस, किसी भी तरीके का कन्वेयंस। इसके बाद आपका आ गया रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम, टेलीविजन, यानी कि जितना भी सामान घर में है बड़ा बड़ा, फाइन, वो सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें भी इतनी महंगी हो सकती है जो कि 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा हो, तो इसके अंदर लिमिट तो नहीं लगाई हुई, बट मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसको डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इसके अंदर जितनी भी बड़ी चीजें हैं वो सब कवर हो जाए। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। हर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए हो गई गवर्नमेंट खुद यानी मिनिस्टर। ग्रुप बी पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
ग्रुप सी या ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो है हेड ऑफ ऑफिस। एचओडी में बता दूं डीएस या फिर डायरेक्टर रैंक के हो सकते हैं। हेड ऑफ ऑफिस जो है वो यूएस रैंक के हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी डी के एम्प्लॉयज के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो इस रूल में यहाँ पर डिफाइन की गई है। अच्छा, ग्रुप ए के लिए तो वैसे तो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट हो गई, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने खुद ही पावर डेलीगेट की हुई है किसी लोअर अथॉरिटी को, तो भाई वो भी ग्रुप ए के लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी हो सकती है। इसका पॉइंट नंबर बी कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पर है या फिर डेपुटेशन पे है किसी दूसरी मिनिस्ट्री में, तब उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होगी? तो देखो, द पेरेंट डिपार्टमेंट ऑन द कैडर ऑफ विच सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज बॉर्न, वो उसके लिए उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। यानी जहां से सपोज ए मिनिस्ट्री से वो बंदा बी मिनिस्ट्री के अंदर डेपुटेशन पे गया है या फिर फॉरेन सर्विस पे गया है, तो उसका जो ए यानी पेरेंट डिपार्टमेंट है वही उसकी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। अब आ जाते हैं इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन में लीज को एक तरह से डिफाइन किया है कि लीज क्या होगा। तो लीज को डिफाइन करने के लिए इन्होंने 1 ईयर का क्राइटेरिया लिया है। ठीक है, तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, या फिर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या फिर रिजर्विंग अ ईयरली रेंट। ठीक है, तो 1 ईयर का क्राइटेरिया है लीज के लिए इस रूल के अंदर। अब आ जाते हैं रूल नंबर 18A। रूल नंबर 18 सब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही चल रहा है, तो भाई 18A के अंदर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही रूल है। रेस्ट्रिक्शंस इन रिलेशन टू एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है या फिर फॉरेनर्स के साथ अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस केस में क्या रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहली बात तो क्योंकि आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है और फॉरेनर्स के साथ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, तो खाली इंटीमेशन से तो काम चलेगा नहीं। तो भाई प्रीवियस सैंक्शन, यानी कि यहाँ पर चाहिए हमें अब परमिशन। ठीक है, तो जो भी कलर कोडिंग आप यूज कर रहे हो अपनी पीडीएफ के अंदर, अगर आप पीडीएफ लेकर बैठे हो, नॉट पीडीएफ, उसका प्रिंट आउट अगर लेकर बैठे हो, तो वहां पर जहां पर भी परमिशन की चीज है वहां पर आप किसी भी एक कलर से परमिशन लिखते जाओ कि हाँ भाई ये तो परमिशन का केस है। बिना परमिशन के कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने नाम पे या अपने फैमिली मेंबर के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी एक्वायर नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। एक्वायर बाय परचेज, मॉर्गेज, लीज या गिफ्ट। गिफ्ट कर नहीं सकता मतलब गिफ्ट ले नहीं सकता। ठीक है, इसमें ये मतलब है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की कोई भी प्रॉपर्टी बिना प्रीवियस परमिशन के एक्वायर नहीं करनी है गवर्नमेंट सर्वेंट को। ये तो एक्वायरिंग की बात हो गई। अब आ जाते हैं डिस्पोज करने की बात। तो भाई वो डिस्पोज भी नहीं कर सकता। बेसिकली जो आउटसाइड इंडिया के ट्रांजेक्शन है वो इसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है कि बिना परमिशन के वो होंगे नहीं। ठीक है, तो डिस्पोज भी नहीं कर सकता। डिस्पोज ऑफ कैसे? बाय सेल, बाय मॉर्गेज, बाय गिफ्ट, या फिर किसी भी तरीके से ग्रांट एनी लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आउटसाइड इंडिया उसने एक्वायर की है। ठीक है, एक्वायर की होगी तो ऑफकोर्स परमिशन से एक्वायर की होगी, और अगर अपॉइंटमेंट से पहले एक्वायर की गई होगी तो वो उसकी इंटीमेशन दी होगी उसने रूल नंबर 18(1) के अंदर, है ना, वहां पे डिस्क्लोज किया होगा। एनीवे anyway, अगर आउटसाइड इंडिया कोई भी प्रॉपर्टी उसके द्वारा एक्वायर्ड है या फिर उसके उसके नाम पर है, चाहे उसके या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है, तो वही वो बिना परमिशन के उसको डिस्पोज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता, उसको गिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन चाहे एक्वायर है चाहे डिस्पोजल है, वो विदाउट परमिशन नहीं करना है। अब ये तो हो गई आउटसाइड इंडिया की इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांजेक्शन की बात। नेक्स्ट है किसी फॉरेनर, किसी फॉरेन गवर्नमेंट, किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए भी प्रायर सैंक्शन चाहिए। अगेन सेम ही चीज है, एक्विजिशन भी है और डिस्पोजल भी है, ये कंप्लीटली डिटो सेम है। ठीक है, तो आप आई गेस मोटा मोटा जो कंसर्न है इस रूल का वो आप समझ गए होंगे कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिया से आउटसाइड, दिस इज इंडिया एंड दिस इज आउटसाइड इंडिया, यहाँ ना तो प्रॉपर्टी खरीद बेच सकता है और ना आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेनर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है बिना परमिशन के।
तो दिस कैन नॉट हैपन विदाउट परमिशन। ठीक है, विदाउट परमिशन ये सब नहीं हो सकता। एनीवे एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके अंदर भी वही है कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी वही है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एचओडी, एचओओ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी वही है। तो दिस वाज रूल 18A। रूल 18 और 18A दोनों हमने पढ़ लिए। लेट अस सी आपको कितना समझ में आया। Which rule under CCS conduct rule prescribes the forms specified in the schedule for submission of movable and immovable property return? देखो भाई ये फॉर्म्स कहाँ पर स्पेसिफाइड है, तो भाई किस फॉर्म के अंदर आपको पूरी रिटर्न्स वगैरह भरनी थी, तो वो फॉर्म दिए हुए हैं रूल नंबर 18(1) के अंदर। रूल नंबर 18(3) के अंदर था कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेशन देनी है। तो कब इंटीमेशन देनी है वो, जब मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू किससे ज्यादा हो, 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा हो अगर तो। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रूल 18(3) के अंदर अगेन वही इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, सॉरी नॉट इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे 18(3) के अंदर। तो एम्प्लॉय को कब रिपोर्ट नहीं करना है, यानी इंटीमेशन कब नहीं देनी है। अगर एम्प्लॉय ने खुद के पैसे से चीज खरीदी है तब तो इंटीमेशन देनी है। अगर फैमिली मेंबर ने आउट ऑफ हिज ओन फंड एंड इन देयर ओन नेम, यानी फैमिली मेंबर ने अपने ही पैसे से अपने ही नाम पर कोई चीज ली है, तब उसकी इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिटवीन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, तो ऑफकोर्स इन सब के अंदर तो जरूरत है, बट फैमिली मेंबर ने अपने नाम पे अपने ही फंड से अगर कोई लिया है प्रॉपर्टी, तब उसको रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ फैमिली मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने ही फंड में अपने ही नाम पे, तो अभी हमने पीछे पढ़ा, इस तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। शुड दे बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ, नो। प्रायर अप्रूवल चाहिए उसके लिए, नो। इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द फंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, वाई, उन्होंने बोला ही है कि अपने खुद के पैसों से लिया है। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि इट नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट एज दे डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द कंडक्ट रूल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी सबमिटेड एज रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सर्वेंट को फर्स्ट टाइम एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस के टाइम पे डिस्क्लोजर करना है अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो उसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। क्लियरली लिखा हुआ था रूल के अंदर, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी एंड बुक्स को उसके अंदर इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई गेस आपको रूल नंबर 18 एंड 18A अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कंडक्ट रूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी जो बेयर रूल्स पढ़ रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी आपका फीडबैक है वीडियोस को लेके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।